नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है तो 4 आर्टिकल्स हैं और 4 में से 3 आर्टिकल्स भैया ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके रिलेटेड है। तो पहला, पुतिन मूव्स आर हार्डली चेस्ट थंपिंग। यहाँ पे जो रशियन प्रेसिडेंट कर रहे हैं वो किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं, इसके बारे में बात की गई है। फिर वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर के चलते ये यूक्रेन में क्राइसिस हो गई है, ये एक व्यू पॉइंट है। ये भी यही रशिया यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड आर्टिकल है। और रशियन मिलिट्री जो यूक्रेन में घुसी उससे रिलेटेड यहाँ पे एक आर्टिकल है। कैसे स्टॉक मार्केट्स पे फर्क आ रहा है, कैसे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रखी गई है। इंडिया के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपैक्ट आएगा, तो ये आर्टिकल भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड है। तीनों आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक ही एक्स्ट्रा टॉपिक आज के एडिटोरियल में है और वो है कि श्रीलंकन नेवी ने फिर से अभी ही वेडनेसडे को 22 और तमिलनाडु के फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया। तो ये तो रह कि तमिलनाडु के फिशरमैन श्रीलंका में अरेस्ट हो रहे हैं, तो इस व्यू पॉइंट को भी यहां पे हम लोग देखेंगे। तो 4 आर्टिकल्स हैं, चारों डिस्कस करूंगा। सैटरडे है, 3 आर्टिकल एक कॉमन टॉपिक को लेके हैं और एक रशिया, ये जो श्रीलंका का फिशरमैन वाला आर्टिकल है, इसको यहां पे देखेंगे। तो 4 के 4 आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, आपके शेयर करने से जो इंगेजमेंट है इन वीडियोस का वो बढ़ता है। तो ट्रबल्ड वाटर्स, इंडिया एंड श्रीलंका शुड फेस अ लास्टिंग सॉल्यूशन, should find a lasting solution to the issues facing their fisher folk। तो क्या लिखा यहां पे कि भाई तमिलनाडु के जो फिशरमैन है ना, वो रेगुलरली पकड़े जा रहे हैं श्रीलंकन नेवी के द्वारा पोचिंग के लिए और अलार्मिंग रेगुलरिटी से। पिछले साल हम लोग को न्यूज निकल के आई, पिछले महीने न्यूज निकल के आई थी। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो वेडनेसडे को नागापट्टिनम और नेबरिंग कराईकल के 22 फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी ने यहां पे अरेस्ट कर लिया है। तो ये हो क्या रहा है, रेगुलरली यहां पे श्रीलंका के फिशरमैन पकड़े जा रहे हैं। भारत की सरकार, तमिलनाडु की राज्य की सरकार लगातार एडवाइजरी इशू करती है, इन फिशरमैन को बताती है कि फिशिंग के लिए कच्चाथीवू आइलैंड के पास मत जाना, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को मत क्रॉस करना, तब भी ये क्रॉस कर जाते हैं। ऑलरेडी 29 फिशरमैन और अभी कस्टडी में हैं श्रीलंका में, 22 अभी यहाँ पे और पकड़े गए हैं। 29 फिशरमैन श्रीलंका की कस्टडी में है, ये किसने बताया? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब एम.के. स्टालिन साहब ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को लेटर लिखा था कुछ दिन पहले, जिसमें यह बताया गया था। श्रीलंकन अथॉरिटीज ने 84 बोट्स भी इंडिया की अपने पास रख रखी हैं और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि उन बोट्स को ऑक्शन भी कर दिया गया है, कुछ बोट्स को, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, इसको तमिलनाडु के फिशरमैन क्रॉस करते हैं। उनको पता है कि क्रॉस करने के बाद क्या होगा, श्रीलंकन नेवी पकड़ सकती है, बट डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, उनके लाइवलीहुड के कंसर्न्स इतने ज्यादा एक्यूट है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना घुस जाते हैं। अच्छा, यहां पे श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से भी समझना जरूरी है। ऑथर ये बोल रहा है श्रीलंका की साइड पे जो फिशिंग होती है ना, उसमें बॉटम ट्रॉलिंग नहीं होती है, और जो तमिलनाडु से बोट्स निकलती है उसमें बॉटम ट्रॉलिंग होती है। इसलिए आप देखोगे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन से इंडिया की तरफ का जो इलाका है, वहां पे जो बायोडायवर्सिटी है वो बोट्स काफी खराब रख रखी हैं, फिश कैच गिर गया है। और श्रीलंका की तरफ का जो इलाका है वहां पे अभी भी फिशिंग रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल हैं, वहां पे बॉटम ट्रॉलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो श्रीलंका के फिशरमैन है उनको इस बात का गुस्सा है कि तुम हमारी मरीन बायोडायवर्सिटी, मतलब इंडिया के फिशरमैन श्रीलंका की मरीन बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, जो जाफना प्रोविंस है, आपकी श्रीलंका का नॉर्दर्न हिस्सा है, वहां पे जो तमिल फिशरमैन है सिविल वॉर के समय पे काफी परेशान रहे। अब इनके पास एक मेजर लाइवलीहुड एवेन्यू क्या है, फिशिंग का है, उसमें भी यहाँ पे आपके तमिलनाडु के फिशरमैन पहुंच जाते हैं तो वो नाराज है। फिर अगर आप देखो तो पिछले महीने 2 जाफना के फिशरमैन की मृत्यु हो गई थी, मिड सी में तमिलनाडु काउंटर पार्ट से इनकी बोटेज क्लैश हुई थी। और ओवरऑल देखो तो 2 जाफना के, मतलब श्रीलंका के फिशरमैन की यहां पे मृत्यु हो गई। तो 27 जनवरी और 29 जनवरी को नॉर्दर्न श्रीलंका के फिशरमैन ने प्रोटेस्ट किया। इनकी सरकार ने इनसे प्रॉमिस किया हम एक्शंस लेंगे, और उन्हीं एक्शंस के तहत अब श्रीलंकन नेवी इस इलाके में काफी एक्टिव हो गई है। बहुत सारे तमिलनाडु के फिशरमैन को यहां पे अरेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, जब श्रीलंका ने हमारे फिशरमैन को पकड़ा और हमारी बोटों को इंपाउंड किया, तो हमारी तरफ से ऑफिशियली इनके पास एक स्टेटमेंट गया। अगर आप देखो तो तमिलनाडु सरकार ने बोला था कि ठीक है भाई, हम फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, हमारी टीम आएगी, जो भी तुमने बोट्स खरीदी उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे हमारे जो भी फिशरमैन है उनको तुम्हारी जेलों से छुड़ाना है, उसके लिए हम बातचीत करने आएंगे। लेकिन बातचीत
के लिए हमारे लोग पहुंचे उससे पहले ही श्रीलंका ने डिसाइड कर लिया कि जो इंपोर्ट्स इन्होंने इंडिया की, जो बोट्स इन्होंने इंडिया की इंपाउंड की, इसको कैसे बेचा जाएगा। फिर भाई सेंट एंथोनी चर्च कच्चाथीवू आइलैंड पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है। ये कच्चाथीवू आइलैंड इंडिया का था, इसको श्रीलंका को दे दिया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पॉलिसी मेकर्स बोलते होंगे कि यार क्यों ही दे दिया इसको। तो यहां पे एक फेस्टिवल होता है, एनुअल फेस्टिवल। इस एनुअल फेस्टिवल को फिशरमैन डिवोटीज अटेंड करते हैं तमिलनाडु से भी। उसके लिए अभी भी कोलंबो की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि इंडिया की तरफ के फिशरमैन वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो फिशिंग को लेके हैं, चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो दिसंबर 2020 में बनाया गया था, मतलब दिसंबर 2020 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। तो इंडिया श्रीलंका के बीच में फिशिंग को लेके जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, ओवरऑल इसकी जल्दी मीटिंग होनी चाहिए। अरेस्टेड फिशरमैन को यहाँ पे रिलीज कराना बहुत जरूरी है। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई स्मगलर्स नहीं है, वो फिशिंग करने निकले थे, दिन के दिहाड़ी मजदूर जैसे उनकी हालत है, उनको जेल में डालना यहाँ पे सही नहीं है। उनके फैमिली मेंबर्स वापस उनका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे बायलैटरल रिश्ते भी स्टेक पे हैं। अभी सितंबर 2020 में वर्चुअल समिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और श्रीलंका की। तो इसके रिस्पेक्ट में बोला गया था कि भाई हम एंगेजमेंट चालू रखेंगे, फिशरमैन से रिलेटेड इशू को कंसल्टेशन और बायलैटरल चैनल से सुलझाएंगे। वो भी यहाँ पे करना जरूरी है। अगर श्रीलंका फिशरमैन के अगेंस्ट एक टफ स्टांस लेगा तो इंडिया श्रीलंका के बायलैटरल रिश्ते भी यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भारत सरकार को और तमिलनाडु की सरकार को प्रोएक्टिवली ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि पाक बे में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को तमिलनाडु के फिशरमैन ना क्रॉस करें, जो कि क्रॉस करने के बाद क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें मैंने पहले के आर्टिकल में भी आपसे बात की। कई सालों से इन बातों के ऊपर बातचीत चल रही कि भाई सॉर्ट करना है, मैटर को रिजॉल्व करना है, लेकिन रिजोल्वेशन में कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर पर्टिकुलर नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये एक आर्टिकल था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगला है द परफेक्ट स्टॉर्म, रशियाज यूक्रेन गैम्बिट कुड अनरेवल की assumptions ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी। तो रशिया ने यूक्रेन में जो कुछ भी किया, इसका इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा उसको समझते हैं। रशियन मिलिट्री ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अब इसके चलते इंटरनेशनली चीजें गड़बड़ा गई हैं। जो स्टॉक मार्केट से इंटरनेशनली वो बैठ गए हैं और जो इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। अगर आप तेल की बात करो, ऑयल प्राइसेस की बात करो, तो पर बैरल ऑयल $105 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप समझो, पर बैरल ऑयल $105 पे बिक रहा है। हमारा जो बजट आया है ना, इंडिया का बजट, इंडिया के बजट में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ बताई गई है वो इस बेसिस पे बताई गई है कि एवरेज ऑयल प्राइसेस रहेंगी $75 अब बैरल पे। तो हमारे बजट में जो भी मैथमेटिक्स हुई है वो इस बात को कंसीडर करते हुई है कि पर बैरल ऑयल की प्राइसेस 75 बैरल रहेंगी, जबकि इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते ये ऑयल प्राइसेस 105 बैरल पे पहुंच चुकी है। और हम ऑयल को बहुत हद तक इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो नो डाउट अगर इंपोर्ट प्राइस इनपुट आइटम का बढ़ेगा जो कि क्रूड ऑयल है, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल, डीजल, उससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो भी इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, वो सब महंगी होंगी। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिने हैं। इंडिया का स्टॉक मार्केट भी थर्सडे को 5% नीचे गिर गया है और इंडिया की जो करेंसी है वो डेप्रीशिएट कर रही है, एप्रिशिएट नहीं डेप्रीशिएट कर रही है। $1 पे 76 रुपए। अब यहां पे दो तीन चीजें समझिए। जब भी हमारी करेंसी का डेप्रीसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट कम हो जाते हैं। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि पहले $1 अगर 74 का था, अब 76 का हो गया। तो भाई बाहर तो डॉलर, बाहर वाला अगर हमसे कुछ चीजें खरीद रहा है तो वो तो पेमेंट डॉलर में कर रहा है ना। तो इंडियन मार्केट में जो चीजें 74 रुपए की वो खरीदता था, अब 76 रुपए की चीजें उसको अवेलेबल होंगी, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे करेंसी डेप्रिशिएट करने से, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। लेकिन हमें इंपोर्ट्स की जरूरत है इस टाइम पे, इसलिए डॉलर के अगेंस्ट रुपी का एक लिमिट से ज्यादा नीचे गिरना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमारी रुपी की वैल्यू घटेगी, तो होगा ये कि लोग स्टॉक मार्केट्स में और ओवरऑल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की बजाय सोने में इन्वेस्ट करने लगेंगे। और सोने के दाम पिछले 15 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं इस समय पे। तो चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक है। कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन के निकल के आई है। जो हमारे डोमेस्टिक स्टॉक इंडाइसेस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थे। ऊपर से यूएस फेडरल रिजर्व लिक्विडिटी को मार्केट में कम कर रहा था और ऐसे समय पे इस यूक्रेन क्राइसिस के चलते इंटरनेशनली दाम भी बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रहे हैं। और स्टॉक मार्केट तो आपको पता है, स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट की बेसिस पे काम करते हैं और यहां पे सेंटीमेंट वॉर में हमेशा हो जाते हैं निगेटिव।
ठीक है भाई। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेट हुआ, रशिया ने वीटो कर दिया, ओवरऑल यूएई ने मतलब इंडिया ने, चाइना ने एब्सटेन कर लिया, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज एब्सटेन कर गई, रशिया के अगेंस्ट ज्यादा लोग जाना चाहते नहीं है। यूएस कोई, देखिए यूएस एक क्रेडिबल पार्टनर नहीं है व्हेन इट कम्स टू वॉर। ये पूरा का पूरा जो पचड़ा है ना यूक्रेन का, कि भाई यहाँ पे यूक्रेन प्रो वेस्टर्न हो गया, यूएस के ऊपर उसने डिपेंड किया, नाटो को ज्वाइन करने की बात की। अब हुआ क्या, एंड में हुआ क्या, आज की डेट में जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, क्या यूएस ओपनली यहाँ पे यूक्रेन की मदद के लिए आया? नहीं आया। समझ गया बात को? इसीलिए अब आपको समझ में आता होगा कि इंडिया एक लिमिट से ज्यादा यूएस के साथ रिश्ते क्यों नहीं करता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऑटोनॉमस क्यों रखना चाहता है, क्योंकि कल की डेट में जब हमारे ऊपर अटैक होगा ना, तो हम भी अकेले ही होंगे, हमें सब कुछ अकेले ही देखना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब हमें अपने कुछ ट्रेड इंटरेस्ट को भी देखना है। देखिए हमारा रशिया के साथ भी ट्रेड है, यूक्रेन के साथ भी ट्रेड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रशिया के साथ ट्रेड है हमारा। उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को, बात यहां पे ये है कि हम लोग बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं रशिया से, उसके लिए हमें भाई पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। तो ट्रेड फाइनेंसिंग को लेके, इन्वेस्टमेंट फ्लोज को लेके, बैंकिंग ट्रांसफर्स को लेके, कल की डेट में रशिया को अगर स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क से बैन कर दिया जाता है, अभी तक बैन नहीं किया गया है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं चीजें। ओके, रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स को टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि नाटो के अंदर ही कुछ प्लेयर्स हैं, जर्मनी जैसे, जो चाहते हैं कि रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर यहां पे कोई भी सैंक्शंस ना लगाया जाए, क्योंकि उनको रशियन ऑयल की यहां पे जरूरत है। इंडिया के टर्म्स में बात की जाए तो हम लोग रशिया से बहुत कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। कल की डेट में रशिया से अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे आने बंद हो जाते हैं, हमें उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, हम किसी दूसरी जगह से भी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद लेंगे। लेकिन जो फर्टिलाइजर हम रशिया के यहाँ से मंगाते हैं, जो सनफ्लावर ऑयल हम रशिया के यहां से इंपोर्ट करते हैं, इसकी हमको जरूरत है। अगर ये कल की डेट में बंद हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट बास्केट है, हम 1% से कम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो कल की डेट में ट्रेड के चलते हमारे एक्सपोर्ट्स भी अगर रशिया को बंद हो जाते हैं तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर और टी सेक्टर को फर्क पड़ सकता है, और रशिया से ही रास्ता खुल जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। आप बोलोगे सर ये सीआईएस स्टेट्स क्या है? तो सीआईएस स्टेट्स आप कह सकते हो फॉर्मर यूएसएसआर ब्रैकेट में थे। इसमें अर्मेनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मोल्दोवा है, रशिया है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये 9 मेंबर स्टेट्स हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के। एक एसोसिएट स्टेट है तुर्कमेनिस्तान, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान और मंगोलिया। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इनको एक्सपोर्ट करने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं रशिया से खुलता है। तो रशिया के साथ ट्रेड बंद होने से हमें ये नुकसान भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेड के कंटेक्स्ट में हमें बहुत ज्यादा नहीं बट कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ नुकसान हो सकता है अगर इंटरनेशनल पेमेंट्स में रशिया के ऊपर किसी भी प्रकार का सैंक्शन लगता है। तो हमारे लिए ये सही नहीं होगा कि कल की डेट में स्विफ्ट सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे। फिर अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट्स कम कॉम्पिटिटिव होने वाले रीजन बीइंग फ्रेट रेट में हाइक हो रहा है। फ्रेट रेट मतलब एक सामान को दूसरी सामान पर पहुंचाने में इसमें हाइक होगा। हाइक बहुत सारी जगहों से होगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस में सर्च हो रहा है, ठीक है। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस होंगे तो इंडिया का इंपोर्ट बिल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने में क्रूड ऑयल का कंजम्पशन तो होता ही, चाहे डीजल के फॉर्म में हो, चाहे पेट्रोल के फॉर्म में हो, चाहे एविएशन टर्बाइन फ्यूल के फॉर्म में हो जो कि एरोप्लेन में इस्तेमाल होता है। तो सारी चीजें यहां पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। प्लस इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, गोल्ड इंपोर्ट्स इंडिया के बढ़ रहे हैं, रुपी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और आगे आने वाले समय में वैसे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हेल्दी हैं, वो धीरे धीरे और हेल्दी हो रहे हैं। अब ऐसे समय के लिए हम लोग अपने फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन हमारी अप्रोच तो ये होनी चाहिए ना कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, हमारी ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट्स कम हो। ये डेफिसिट्स यहां पे बढ़ सकती हैं। और जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि हमारी बजट में जो भी मैथमेटिक्स की गई है वो इस हिसाब से की गई है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस है $75 अ बैरल, जो कि अब पहुंच चुके हैं $100 के ऊपर। तो कुछ ना कुछ करके अब आप यहां पे ये कह सकते हैं कि भाई चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं ट्रेड फ्रंट पे, और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है। पोस्ट कोविड-19 रिकवरी में अगर आप देखो तो इंडिया के सामने काफी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और इन चैलेंजेस को और एक्यूट कर दिया है इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस ने, ये इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वर्ल्ड लेड ग्लोबल ऑर्डर, द फ्यूचर विल बी डिफाइंड बाय हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू द क्राइसिस इन यूक्रेन एंड द शैडो ऑफ ग्रोइंग रशिया चाइना टाइज। देखिए, द यूक्रेन क्राइसिस has come to a head with Russia biting the bullet and launching a full scale invasion of यूक्रेन। यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन कर दिया है, जो
यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब, उन्होंने बोला है कि दुनिया के सामने एक मोमेंट ऑफ पेरिल है, रिस्ट्रेंट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए। इतनी स्केल ऑफ सीवियरिटी का वॉर पहले नहीं देखा गया है। रशियन ट्रूप्स इतनी बड़ी तादाद में यूक्रेन के बॉर्डर्स पे खड़ी हैं। और ये सब कब हुआ? कुछ दिन पहले ही रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने रशियन बैक्ड रीजन ऑफ डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट बोल दिया और अब यहां पे फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दिया है। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। असल में बात यह है कि रशिया ने ओपनली यहां पे साफ साफ बोला है कि हम यूक्रेन की जमीन नहीं कब्जाना चाहते हैं, हम यूक्रेन में डीलिमिटराइजेशन करना चाहते हैं, डीनाजिफिकेशन करना चाहते हैं। मतलब ये जो यूक्रेन की सरकार है, जो जनता है, जो कि मिलिट्री एसेट्स को ओवरऑल कंसोलिडेट कर रही है रशियंस के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए, हम इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, डीनाजिफिकेशन कर रहे हैं। हमें कब्जाना नहीं है जमीन। बट नो डाउट डोनेट्स और लोहांस्क के अंदर जो रशियन सेपरेटिस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा इलाका इस पर्टिकुलर क्राइसिस के समय पे कब्जाने की कोशिश करेंगे। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अगर दुनिया को ये लगता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है तो ये आइडिया वेस्ट ने प्रोपाउंड किया है। यहां पे वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। बहुत लंबे समय से रशिया अपने कंसर्न्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख रहा है कि नाटो का एक्सपेंशन मत करो मत करो मत करो, अब तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हमें ही यहां पे कुछ करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉस्को बोल रहा है कि हमें डीमिलिटराइजेशन करना है, डीनाजिफिकेशन करना है यूक्रेन का, हमें आपकी जमीन यहां पे नहीं कब्जाना है। ठीक है भाई। इस पर्टिकुलर इन्वेजन से पहले वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा चुकी हैं और ये सैंक्शंस केवल यूएस की तरफ से नहीं आए हैं। इनफैक्ट जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने यह तक बोल दिया कि हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के सर्टिफिकेशन को सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि ये सस्पेंशन बाद में रिवोक हो जाएगा क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की जरूरत रशिया से ज्यादा जर्मनी को है। तो ये सब बातें व्लादिमीर पुतिन को पता है, इसलिए इन सैंक्शंस के बाद भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्रेशन यहां पे जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने बोला है कि हम लोग यूनाइटेड और डिसीजिव वे में यहां पे काम करेंगे। रशियन मिलिट्री फोर्सेस ने जो यूक्रेन के ऊपर अनजस्टिफाइड अटैक किया है उसका हम जवाब देंगे। जवाब मिलिट्री टर्म्स में नहीं होगा, बैक एंड से जरूर यहां पे यूक्रेन को मदद दी जा रही होगी। तो पैकेज ऑफ मैसिव सैंक्शंस यहां पे साइन किया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा आगे आने वाले दिनों में यहां पे चीजें क्लियर होंगी कि एग्जैक्टली कौन कौन से सैंक्शंस लगाए गए हैं। जो सबसे आप कह लीजिए सीवियर सैंक्शन से स्विफ्ट वाले, वो अभी तक इंपोज नहीं हुए क्योंकि इनके इंपोज होने से रशिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्री को भी नुकसान है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो यूरोप है ना, और ये जो नाटो है, नाटो के अंदर की जो कंट्रीज हैं, यूएसएसआर जब तक था तब तक वो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ यूनाइटेड थी। बट जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके बाद से बहुत सारी आइडियोलॉजिकल वेरिएशंस आ गए हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। नाटो कंट्रीज का एक कॉमन एजेंडा नहीं है। यूएस उनको एक कॉमन एजेंडा की तरफ खींचने की कोशिश करती है, बट फ्रांस और जर्मनी उसको दूर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, जो जर्मन ओरिजिन के वेपन्स है, जर्मनी द्वारा बनाए गए वेपन्स है, जर्मनी नहीं चाहता कि नाटो उन वेपन्स को यूक्रेन में स्टेशन करे, क्योंकि जर्मनी जानता है रशिया नाराज हो सकता है। समझिए, नाटो के अंदर की जो अप्रोच है वो यूनाइटेड नहीं है। जर्मनी द्वारा बनाए गए वेपन्स नाटो यूक्रेन में डिप्लॉय करे, ऐसा जर्मनी नहीं चाहता है। साफ साफ जर्मनी ने बात क्लियर कट बोल दी है। वहीं पे फ्रांस ने क्या बोला? फ्रांस ने बोला कि भाई नाटो की लीडरशिप के अंदर और यूएस की लीडरशिप के अंदर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूरोपियन यूनियन को अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को यहां पे मेंटेन करना चाहिए। जी हां, इमैनुअल मैक्रोन साहब ये बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को रशिया के रिस्पेक्ट में डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने चाहिए। यूएस को अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में इन्वॉल्व करना सही नहीं है। बहुत हद तक ये जो नाटो है ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस है। यूएस तो इसमें है ही, ठीक है ना। अटलांटिक की दूसरी तरफ पे जो यूरोप है, यूरोप की भी बहुत सी कंट्रीज उसमें है। तो कई बार क्या होता है कि यूएस अपने डिसीजंस को यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के ऊपर इंपोज कर देता है। फ्रांस यही बोल रहा है कि भाई ये यूएस के हिसाब से हम थोड़ा ना डिसीजन लेंगे, यूरोपियन यूनियन अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। तो हमें यूएस के कंसर्न्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपनी डिसीजन मेकिंग में। तो कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर से भी, जर्मनी फ्रांस के अंदर से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं जिससे नाटो का व्यू पॉइंट कंबाइंड तरीके से एक नजर नहीं आ रहा है। नाटो के अंदर फिजर्स हैं, लेकिन रशिया का रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर है। इन फिजर्स को व्लादिमीर पुतिन जानते हैं और इसी को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाई यूरोपियन यूनियन एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। यूरोपियन यूनियन के टोटल गैस इंपोर्ट्स का 39% आता है रशिया का, और यूरोपियन यूनियन के
टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का लगभग 30% आता है रशिया से। जबकि अगर आप बात करो सेंट्रल और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की, तो ये 100% डिपेंडेंट है रशियन गैस के ऊपर। तो यहां पे अगर रशिया से पंगा ले लेंगे तो कल की डेट में अपने एनर्जी को कैसे पूरा करेंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को। खासकर आपको ये पता होना चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज में विंटर के समय पे इतनी ठंड रहती है कि गैस के बिना इनका जीना मुश्किल है। गर्मी कैसे आएंगी, हीटर कैसे जलाएंगे, खाना कैसे बनाएंगे। तो रशिया के साथ पंगेबाजी ये अंदर से चाहते नहीं है, खासकर यूएस एजेंडा के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्योंकि यूएस ये भी चाहता है कि एक बार को नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन अगर डिसफंक्शनल हो गई तो भाई फिर गैस पर खरीदनी पड़ी, गैस और ऑयल खरीदनी पड़ेगा यूएस से। यूएस बहुत हद तक ये चाहता है और यूरोपियन यूनियन भी इस बात को जानता है। इसलिए कहीं ना कहीं नाटो के अंदर से जो रिस्पांस निकल के आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। नाटो की और भी बड़ी ताकतवर कंट्रीज है, जैसे कि टर्की हो गया। अब टर्की जानता है कि यूक्रेन रशिया वाले पचड़े में पड़ के टर्की को स्ट्रैटेजिकली ना कोई बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, ना कोई बहुत ज्यादा गेन होने वाला है। इसलिए टर्की बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक स्टेटमेंट सा रिलीज कर दिया टर्की जैसी कंट्रीज ने कि हम रशिया के स्टेप्स को क्रिटिसाइज करते हैं और ओवरऑल ज्यादा वो बोल नहीं रहे हैं। ठीक है ना भाई। लेकिन इस पूरे के पूरे हैपनिंग में एक चीज हो सकती है, चाइना का आप कह लो इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ सकता है। चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज यहां पे लड़ती हुई नजर आ रही है रशिया से, तो कल की डेट में अगर रशिया के ऊपर ये वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देती हैं, तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा चाइना के साथ इंगेजमेंट बढ़ाने के अलावा। और चाइना के साथ इंगेजमेंट बढ़ा के अपनी इकोनॉमी को रशिया कुछ हद तक स्टेबलाइज कर सकता है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा ये कि चाइना यहां पे ज्यादा ताकतवर होगा। इस समय पे वेस्टर्न कंट्रीज इंडो पैसिफिक को अपना सेंटर बना रही हैं, लेकिन जब से ये रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ी है ना, इंडो पैसिफिक की तरफ से फोकस दूर जा रहा है इन कंट्रीज का, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन और यूएस का। अभी तक क्या ऑब्जेक्टिव था कि आपको पता होना चाहिए, पिछले कई हफ्तों से महीनों से हम लोग एडिटोरियल में ऐसे आर्टिकल्स देख रहे हैं कि यूएस इंडो पैसिफिक को अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहता है। वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इंडो पैसिफिक को अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं। और जितना ज्यादा इंडो पैसिफिक के रीजन में यूएस और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज इंटरवीन करेंगी, चाइना की ताकत कम होगी, इंडिया के फेवर में बात जाएगी। लेकिन अब चूंकि ये रशिया यूक्रेन का पचड़ा फंस गया, तो इंडो पैसिफिक यहां पे इंपॉर्टेंस से थोड़ा साइड हो गया। तो इसीलिए अगर आप देखो तो एक लिमिट से ज्यादा अगर रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस या लड़ाई जैसी चीजें यहां पे होती हैं, तो लॉन्ग टर्म में यहां पे गेन किसके पास जाएगा, चाइना के पास जाएगा। और ये वही हफ्ता है जब 1972 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने चाइनीज प्रीमियर जौ इनलाई के साथ हाथ मिला लिया था। और उसके बाद से चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुई, यूएस टेक्नोलॉजी चाइना के पास पहुंचनी शुरू हुई, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के फॉर्म में चाइना ने अपनी इमरजेंस को यहां पे शुरू किया। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए जब तक यूएस बायलेटरली चाइना के साथ इंगेज नहीं कर रहा था, चाइना उतनी तेजी से नहीं ग्रो कर पा रहा था। जब से यूएस टेक्नोलॉजी और यूएस फाइनेंस का वहां पे एक्सेस आया, तब से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तो इस कोल्ड वॉर के एरा में रशिया के अगेंस्ट एक लिमिट से ज्यादा चीजें करने से, और यूक्रेन रशिया वाला पचड़ा अगर लंबा चलता है, तो कल की डेट में चाइना की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि ना इंडो पैसिफिक के फेवर में है, ना इंडिया के फेवर में, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। पुतिन मूव्स आर हार्डली चेस्ट थंपिंग। यहां पे क्या बताया जा रहा है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, वही शुरुआत में कि भाई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने। पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया डोनेट्स और लोहांस्क में। हर तरफ से यहां पे अटैक कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। तो जो मीटिंग होनी थी यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव के बीच में, वो यहां पे कैंसिल हो गई है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पुतिन के बीच में जो एक समिट होने वाला है, वो यहां पे कैंसिल हो गया है। रशियन एक्शंस को बहुत सी कंट्रीज ने कंडेम किया है, यूएस ने कंडेम किया, यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया, यूनाइटेड किंगडम ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने कंडेम किया है। 1945 के बाद अगर आप देखोगे तो दूसरी बार फोर्स से नेशनल बाउंड्रीज को यहां पे अल्टर किया जा रहा है। इससे पहले जब फोर्स से नेशनल बाउंड्रीज को अल्टर किया गया था, वो था सन 1999। 1999 में नाटो फोर्सेस ने अटैक कर दिया सर्बिया के ऊपर, और कोसोवो नाम की एक कंट्री बन गई। उस समय पे जब ये अटैक हुआ था, तब चाइना और रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाया कि भाई बिना यूएनएससी के अप्रूवल के आप ये अटैक कैसे कर सकते हो, आप कोसोवो कैसे बना सकते हो। लेकिन किसी ने चाइना और रशिया की सुनी नहीं। सोचिए, सन 1999 की बात हो रही है, सर्बिया के ऊपर अटैक करती है नाटो फोर्सेस, कोसोवो नाम की एक नई कंट्री बन जाती है। ठीक है भाई, चाइना रशिया ने मुद्दा उठाया कि आप ये क्यों कर रहे हो, किसी ने नहीं सुना, नाटो ने नहीं सुना, और चीजें चलती गई। और अब यहां पे
अगर देखो तो इस पर्टिकुलर 1999 के इवेंट के बाद कौन क्या कर रहा है? रशिया कर रहा है। 2022 में रशिया ने यह कांड कर दिया, यूएस यहां पे रोकने की कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि जो ताकतवर है वो अपने मन में जो चाहे वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जो यूक्रेनियन क्राइसिस है, ये एकदम से एक दिन में हमारे सामने नहीं आ गई है, ये लंबे टर्म से इन द मेकिंग है। अगर आप देखो, लेट 1989 में बर्लिन वॉल गिरी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर उस समय पे मिले सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव के साथ मॉस्को में फरवरी 1990 में। जर्मन यूनिफिकेशन की बात तो चली रही थी और मिस्टर गोर्बाचेव को ये एश्योरेंस दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर ने कि भाई नाटो आगे एक्सपेंड नहीं करेगा, जो भी कंट्रीज हैं अब वो रशियन बॉर्डर्स के पास नहीं पहुंचेंगी। यूएसएसआर जब टूटा, कई बार ये एश्योरेंसेस दी गई सोवियत के लीडर्स को, रशिया के लीडर्स को कि भाई नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। एंड 1991 में यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूट गया। ठीक है भाई, अब जब ये 15 कंट्रीज बनी तो ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने लगी। इंडिपेंडेंट बाल्टिक और सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स यहां पे निकल के आ गए। अब इन स्टेट्स के अंदर ये चाहत आई कि हम नाटो ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये रशियन ब्रैकेट के अंदर नहीं रहना चाहते थे। और 1999 से अगर आप देखो तो अब तक नाटो 14 और मेंबर्स को अपने अंदर मिला चुका है, और इसमें से बहुत सारे मेंबर्स रशिया के साथ डायरेक्ट बाउंड्री लगाते हैं। बताइए, आपसे एक सवाल है, नाटो के अभी ऐसे कौन कौन से मेंबर्स हैं जिन्होंने 1999 के बाद नाटो ज्वाइन किया है और वो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। रशिया की रेड लाइन तब क्रॉस हो गई जब जॉर्जिया और यूक्रेन में भी नाटो मेंबर बन जाएंगे, ये बात जब रशिया को पता चली। ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज थी। जॉर्जिया की रिस्पेक्ट में बात की जाए, 2008 में मैं आपको बताता हूं नाटो का एक समिट हुआ, और इस नाटो समिट में जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश साहब, उन्होंने बोला कि भाई यूक्रेन और जॉर्जिया आर वेरी मच वेलकम, यूक्रेन और जॉर्जिया को हम नाटो की मेंबरशिप देंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फ्रांस और जर्मनी ने उस समय पे भी इशू उठाया कि रशिया को बुरा लग सकता है, तो भाई कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, हम देखेंगे कि कब हम यूक्रेन और जॉर्जिया को मेंबरशिप दे सकते हैं। तो 2008 में यूएस बहुत ज्यादा वेलकमिंगनेस दिखा रहा था कि भाई यूक्रेन जॉर्जिया को हम नाटो का मेंबर बना लेंगे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी बहुत तरीके से काम कर रहे थे। रशिया को समझ में आ गया था कि यहां पे यूएस को समझ में आने वाली बात नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए रशिया ने क्या किया कि रशियन माइनॉरिटीज को बचाने के लिए जॉर्जिया के जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस थे, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया नाम के, इनके ऊपर कब्जा कर लिया। 2014 में जब यूरोमेडन प्रोटेस्ट होने लगे और जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे यूक्रेन में, विक्टर यानुकोविच, इनको जब ओवरथ्रो किया गया, तब व्लादिमीर पुतिन को यह समझ में आ गया कि ब्लैक सी में रशियन फोर्सेस जो डिप्लॉय करके रखी गई है क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर, इनको निकलने को बोला जाएगा, क्योंकि अब यूक्रेन में एक प्रो वेस्टर्न सरकार थी। तो रशिया ने एक सिंपल स्टेप किया, क्रीमियन पेनिनसुला को ही कब्जा लिया। रशिया ने बोला हम क्रीमियन पेनिनसुला को यूक्रेन को दे ही नहीं रहे, ये क्रीमियन पेनिनसुला हमारा है। यूक्रेन के लीडर्स को लगता होगा कि अच्छा ही रहता कि अगर हम प्रो रशिया रहते, प्रो वेस्टर्न ना होते। प्रो वेस्टर्न होने से यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है, कितना इलाका। और ये जो डोनेट्स और लोहांस्क का बवाल शुरू हुआ है ना, ये 2014 के बाद से शुरू हुआ है। मिन्स्क प्रोटोकॉल जरूर बने हैं, लेकिन इस मिन्स्क प्रोटोकॉल के अंदर कभी भी चीजें क्लियर नहीं हो पाई, और ओवरऑल आज की डेट में ये जो डोनेट्स और लोहांस्क के रीजन है, ये भी आपके अलग हो चुके हैं और एक्सपेंड करने की कोशिश अलग कर रहे हैं, और रशिया उनकी मदद भी कर रहा है इस चीज में। ठीक है, फिर अगर आप देखो, और सिर्फ यूएसए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, और भी बहुत सी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो यूक्रेन वॉज मेड अ नाटो इनहेंस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर इन 2020 में यूक्रेन को नाटो का इनहेंस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर बना लिया गया। तो उसके बाद ब्लैक सी के इलाके में ब्रिटिश और यूएस वॉरशिप्स घूमते रहते थे। अब अगर ये नाटो है, नीचे यहां पे क्रीमियन पेनिनसुला है, यहां पे सी ऑफ एजोव है। अब आप देखो कि ये जो ब्लैक सी का इलाका है, ये ब्लैक सी का इलाका रशिया को एक्सेस देता है मेडिटेरेनियन सी की। नो डाउट ये ब्लैक सी का इलाका रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 2014 में यूक्रेन का क्रीमियन पेनिनसुला रशिया कब्जा चुका है। यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज को एक प्रॉपर स्टैंड दिखाना चाहिए। यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज को एक क्लियर कट बोलना चाहिए कि भाई या तो तुम पूरा नाटो के मेंबर हो या बिल्कुल नहीं हो। अब यहां पे बीच में फंसा रखा है वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को, और इस बीच में फंसाने के चलते बार बार यूक्रेन बोल रहा है हमें नाटो का मेंबर बना लो, नाटो का मेंबर बना लो, बना रहे नहीं। ठीक है, अगर आप देखो तो 2019 में यूके ने एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया यूक्रेन के साथ, और बोला कि हम 2 नेवल पोर्ट्स बनाएंगे ब्लैक सी में, ठीक है ना, ओचाकिव नाम के, और बर्दियांस्क बनाएंगे सी ऑफ एजोव में।
यहां पे भी रशिया को पोटेंशियली चीजें थ्रेटनिंग लगने लगी। क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जाने के बावजूद भी ब्लैक सी में यूक्रेन के बॉर्डर्स पे ये जो यूएस और यूके की नेवी घूम रही थी, इससे रशिया को आ रहा था गुस्सा। अब यहां पे अगर नाटो पार्टनर्स यूक्रेन के साथ इंगेज करते हैं तो लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक ये बोलता है कि अगर आप यूक्रेन के साथ इंगेज कर रहे हो तो पूरी तरीके से इंगेज करो। कल की डेट में रशिया अटैक करे तो आप उसको प्रोटेक्ट करो। रशिया ने अटैक कर दिया, नाटो यहां पे प्रोटेक्शन के लिए आया नहीं। तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है और यूक्रेन को यहां पे एक पॉन की तरह इस्तेमाल करके, ठीक है ना, एक आप कह लो हथियार की तरह इस्तेमाल करके रशिया की ताकत को बस कम करने की कोशिश कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज। इन वेस्टर्न कंट्रीज को, यूके, यूएसए को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन की कितनी जमीन जा रही है, कहां जमीन जा रही है। इससे बेटर तो यही रहता कि यूक्रेन के अंदर की सरकार प्रो रशिया रहती तो कम से कम ये पचड़े वहां पे ना हो रहे होते। नॉर्मैंडी लेवल टॉक्स फेल हो चुकी है, इनके बारे में मैंने पहले बात किया। मिंग्स एग्रीमेंट यहां पे फेल हो चुके हैं, ये सारे एग्रीमेंट्स यहां पे फेल हो चुके हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन साहब की विजिट, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की विजिट, ये सारी विजिट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे जब 1.5 लाख रशियन फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी थी, और अब तो अटैक ही हो गया है यहां पे। और यूरोप का आगे आने वाले समय में क्या स्टैंस रहने वाला पता नहीं है। ओलाफ शोल की सरकार एक कोalition पे टिकी हुई है। एमेनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंसी में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे अभी के लिए पता नहीं है। जो बाइडेन के सामने भी अभी एक मिड टर्म इलेक्शन आने वाले। जो बाइडेन को वैसे ही अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में नाटो आगे आने वाले समय में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा ज्यादा पता नहीं है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम पॉइंट है यहाँ पे, यूक्रेन को बहुत ज्यादा हल्के में लेना सही नहीं है। यूक्रेन के पास 2 लाख की मिलिट्री है, जबरदस्त मिलिट्री पावर है। यूक्रेन यहां पे इतना कमजोर नहीं है। तो रशिया ने अटैक जरूर कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के लोगों की इंटरनल ईगो यहां पे हर्ट हुई है, तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तो लॉन्ग टर्म में रशिया को अगर ये लगता है कि वो कब्जा लेगा यूक्रेन पे, पूरी तरीके से उसको झुका देगा, तो रशिया की ये गलतफहमी हो सकती है। भले ही रशिया के पास आज की डेट में $640 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, बट लॉन्ग टर्म में यूएस ईयू के सैंक्शंस लगना, यूक्रेन का लगातार इनके साथ लड़ना, ये कहीं ना कहीं रशिया को कमजोर कर सकता है। और रशिया को एक और बात समझनी चाहिए कि चाइना तुम्हारे साथ पार्टनरशिप जरूर दिखा रहा है, लेकिन चाइना कोई बहुत दूध का धुला सागा नहीं है। रशिया की वल्नरेबिलिटी का फायदा चाइना हर स्फीयर में उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए एक लिमिट से ज्यादा यूक्रेन से वॉर रशिया के फेवर में भी नहीं है। यह समझना व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी वो कैसे आगे अपने स्टेप्स को मैनूवर करते हैं। तो ये थी आज की न्यूज दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल जानने को मिला हो। गुड बाय।